नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीटी के सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत जीके और जीएस के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 8 तक को डिस्कस कर लिया हुआ है और साथियों उसका वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइएगा YouTube के प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे जितने भी वीडियो किए जा चुके हैं, जितने भी क्लास किए जा चुके हैं, उनका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहाँ से इसे आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे साथियों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। साथियों यहाँ पे यह प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1, फिर उसके बाद साथियों जो क्वेश्चन बैंक है उसका भी डिस्कशन कराया जाएगा। प्लेटफॉर्म का ही क्वेश्चन बैंक है, उसका डिस्कशन कराया जाएगा। उसके बाद आपका किरण का सेट चलेगा। फिर साथियों फिर उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 और साथियों एडिटोरिया का सेट भी यहाँ पे बनवाया जाएगा। तो साथियों तमाम आपको सेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको तमाम सेट यहाँ पे सॉल्व करने को मिलेंगे और हम आपको बारी बारी से सारे सेट को यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों यहाँ पे विशाल स्नानागार पाए गए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। साथियों यह मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो यह मोहनजोदड़ो एक साथियों स्थल है, एक जगह है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यह प्राचीन खंडहर शहर है। और यह मोहनजोदड़ो की अगर बात करेंगे तो यह उत्तरी भाग में स्थित है और यह एक कृत्रिम टीले के रूप में बनाया गया था। अगर साथियों मोहनजोदड़ो को के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है इसका अर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के समीप इसी लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का शाक्य गणराज कुल से संबंध था। पिता का नाम था शुद्धोधन और साथियों उनके माता का नाम था महामाया। प्रश्न संख्या 3। तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आर्य समाज इसकी स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। इसके अलावा अगर आत्माराम पांडुरंग की अगर बात करें तो इनका संबंध साथियों प्रार्थना समाज से है। प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग का संबंध है। केशव चंद्र की सेन की अगर बात करें तो इनका संबंध भी, केशव चंद्र सेन का संबंध भी प्रार्थना समाज से है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया। तो यह करवाया गया था, यह कार्य शुरू किया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऐसा इसलिए ताकि लोग क्या करें, एकजुट हो एक अवसर पर, एक फेस्टिवल के अवसर पर, और उनमें एकजुटता की भावना, जन जागृति की भावना हमारे में यानी कि उन लोगों में साथियों उस समय क्या हो, पनपे, उभरे। इसी के तहत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा व केसरी अखबारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को भी दर्शाया गया था। इन्होंने साथियों गणपति मनाना शुरू करवाया था। गणपति परंपरा की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही करवाया गया था। प्रश्न संख्या 5। और इसके अलावा अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका संबंध गर्म दल से था। प्रश्न संख्या 5। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन शाह के महत्व योगदान के फलस्वरूप साथियों इसकी स्थापना
हुई थी। इसका गठन 1942 में किया गया था और इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को आगे बढ़ाया था। प्रश्न संख्या 6, छठे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो सबसे पहले अगर आप भूल जा रहे हैं बार बार तो इसे याद रखेंगे, 1919 में हुआ था। 1919 में और मार्च का महीना था, यानी कि तीसरी महीने थी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि तीसरा महीना था, साल का तीसरा महीना था और 21 तारीख थी, यानी कि साथियों 21 मार्च 1919 को यह रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और इसे काला कानून का संज्ञा दिया गया था। ऐसा इसलिए चूँकि इसमें बिना वारंट के, बिना जो है अनुमति के, शंका के आधार पर, संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता था और इसी को महात्मा गांधी के द्वारा बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था। इसी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी और इसी भीड़ पर जनरल ओडायर के कहने पर गोली चलवा दी गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की साथियों मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, सातवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो यह 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था और अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक 8 अगस्त 1942 को हुई थी और यह साथियों ग्वालियर में संपन्न हुई थी। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसी प्रस्ताव में यह घोषणा हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति, भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना जो है वह अब आवश्यक हो चुकी है। प्रश्न संख्या 8, आठवें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नेपोलियन संहिता की बात करें तो 1804 का क्या विषय है। यह 1804 की बात करें तो यह कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकार का सफाया, इन सभी से साथियों इनका संबंध है। नेपोलियन संहिता 1804 का विषय कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया, परिवार संचार साधनों में वृद्धि अथवा समान मापतोल व्यवस्था आदि इसके अंतर्गत नेपोलियन संहिता 1804 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। प्रश्न संख्या 9, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर धुरी शक्ति गुट का निर्माण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध धुरी शक्ति और मित्र राष्ट्र के बीच युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच यह युद्ध हुआ था। मित्र राष्ट्रों के बीच यह युद्ध हुआ था। हालांकि अगर बात करें तो मित्र राष्ट्र में शक्तिशाली देशों का मिश्रण था, यानी कि शक्तिशाली देश इसमें शामिल थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली देश इसमें सम्मिलित थे। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द, एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और साथियों एक शब्द और जोड़ा गया था, वह था राष्ट्र की अखंडता। इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। इसके द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, इस शब्द को इसमें जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना का जो संविधान की अगर बात करें तो इसकी जो भी ये प्रस्तावना है इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। और हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था, कितने दिन लगे थे साथियों, कितने, 8 अथवा 18, आप कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। प्रश्न संख्या 11वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, कौन सा इसके बारे में गलत कहा गया है। तो यह न्यायविद नहीं है, यह न्यायविद नहीं है, प्रस्तावना सही है, स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, नहीं साथियों 2 बार नहीं हुआ है, 1 बार हुआ है।
तो डी नंबर यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होता है। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कानूनी जो है अधिसत्ता इसके अधीन होती है, अर्थात साथियों भारत में जो कानूनी अधिसत्ता होती है वह किसके अधीन होती है? वह होता है संसद के अधीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। संसद भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदनों, जो कि एक राज्यसभा और दूसरा आपका लोकसभा होता है, इसके द्वारा बना एक द्विसदनीय विधायिका है। विधायिका के प्रमुख राष्ट्रपति के पास संसद के सदन को बुलाने और प्रचार करने का, लोकसभा को भंग करने की साथियों इनको पूरी शक्ति होती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का इसमें प्रयोग करके प्रधानमंत्री और उनके जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह पर इसका साथियों मतलब बिना सलाह के नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह लेकर जो है इस पर कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 14, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? साथियों किसी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल राज्य विधानसभा चुनाव में बहुमत दल का नेता होते हैं, ठीक है, और मुख्यमंत्री की यह शपथ दिलाते हैं। प्रश्न संख्या 15, धीरे धीरे साथियों हम लोग पूरे प्रश्न को करते चलेंगे और आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, भारत का जो उपराष्ट्रपति है उनके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, उसके सदस्य, द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत के संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा होती है। राष्ट्रपति को संसद में दोनों सदनों में किसी भी सदन को बुलाने की तथा स्थगित एवं लोकसभा को भंग करने की शक्ति उनको दी गई होती है, उनमें निहित होती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? भारत के किस राज्य में जो है साथियों वहाँ पे पंचायती राज प्रणाली नहीं है? आप जान रहे हैं मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, यह कहीं पर भी जो है वह पंचायती राज प्रणाली जो है वह लागू नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इस सब को हटाइए इससे, क्योंकि यहाँ पे राज्य संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत यह नहीं आते हैं। जो भी 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आते हैं वह पंचायती राज प्रणाली जो है वह अस्तित्व में है या अथवा लागू है। प्रश्न संख्या 17, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका क्या नाम है? साथियों यह शपथ दिलाई गई थी न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी को। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट इसके मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में, या चीफ नहीं कहिए, न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य का पृथक संविधान था? किसका अलग संविधान था? अब साथियों बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान हुआ करता था। जब वहाँ से आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो आर्टिकल 370A को निरस्त कर दिया गया, उसके बाद इसकी जो है विशेष राज्य की जो दर्जा था उसे कैंसिल कर दिया गया, यह समाप्त हो गया और यह साथियों केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश बना था यह। धारा जो है आर्टिकल 370A हटाया गया था। उसके बाद अगस्त 2019 कार्यकारी संकल्प के द्वारा इस अनुच्छेद को रद्द किया गया था। प्रश्न संख्या 19, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में
कितना समय लगाती है, तो उसे 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लगते हैं। 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है वह लगभग अप्रोक्स 15 लाख किलोमीटर है। 15 लाख किलोमीटर है लगभग, ऐसा एडजेक्ट नहीं कह सकते हैं, लगभग 15 लाख किलोमीटर है। और सूर्य को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। प्रश्न संख्या 20, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा, फिनलैंड की जो है शासकीय यानी कि जो वहाँ पर चलन में है, कौन सी मुद्रा है फिनलैंड की, तो वहाँ पे साथियों जो है फिनलैंड में यूरो चलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड एक यूरोपीय स्कैंडिनेवियन देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ व वर्षा, इसमें से कौन साथियों पूछा गया कि संघनन नहीं है? धुआं जो है वह संघनन नहीं है, जबकि पाला, कोहरा और ओस तीनों एक दूसरे का क्या है, सिमिलर है ना, मिलता जुलता है। और धुआं जो है कुछ जलाने पर, कुछ भी जीवाश्म को जलाने पर, पत्ता हो किसी भी चीज़ को जलाने पर धुआं निकलता है, और यह संघनन का रूप है। पाला, कोहरा और ओस जो है वह संघनन का रूप है। प्रश्न संख्या 22, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? क्यों होता है ज्वार भाटा उत्पन्न, पूछा गया है। तो इसका कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर सी का हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। पृथ्वी, चांद और सूर्य के आपस के आकर्षण से उत्पन्न होता है। जो भी सागरीय तरंगे होती है, गौर करिएगा, सागरीय जो भी तरंगे उठती है, सागरीय तरंगे जो उठती है वह चंद्रमा और पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी, चांद और सूर्य के आपस का जो आकर्षण होता है, इसी के परिणाम स्वरूप जो है यह जो हमारा क्या आता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। जो सागरीय तरंगे जो है उसी के बारे में बात कह रहा है, दोनों एक ही बात है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23, 23वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में अवस्थित होते हैं? तो यह मैदानी क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। बीबीपुर और नजफगढ़ झील मैदानी क्षेत्र के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र एक रेतीला क्षेत्र मैदान है। प्रश्न संख्या 24, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखिए, सबसे तीसरी नंबर की बात कर रहा है, सबसे अधिक आबादी वाला। तो पहला तो हमारा भारत है, इंडिया जो है वह प्रथम स्थान पे है जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा चाइना, ठीक है, और तीसरा आपका इंडोनेशिया हो गया। ऑप्शन नंबर डी। एशिया में पूरे विश्व का 60% जो है आबादी, 60% जनसंख्या जो है वह निवास करती है। और एशिया के 3 सबसे आबादी वाले क्षेत्र हमारा हो गया, पहला भारत, दूसरा चीन और तीसरा इंडोनेशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और मालदीव जो है वह एशिया का सबसे छोटा देश है। प्रश्न संख्या 25, म्यांमार इसका नया नाम है। किसका नया नाम है? तो पहले बर्मा हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, बर्मा हुआ करता था जिसका नया नाम म्यांमार कर दिया गया था। बर्मा की अगर बात करें तो बर्मा 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुआ था। बर्मा जो है आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को, और इसके बाद 1989 में इसका नाम म्यांमार कर दिया गया। 1989 में इसका नाम म्यांमार कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से सही जोड़े का मिलान करना है। इसमें कौन सा आपका सही पड़ेगा उसको हमें मैच करना है। अब देखिए, कह रहा है नागालैंड का शिलांग दिया हुआ है, असम का ईटानगर दिया हुआ है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी दिया हुआ है, त्रिपुरा का क्या दिया हुआ है, अगरतला। तो यह सही है, ठीक है। नागालैंड का शिलोंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कोहिमा हो जाएगा। असम का ईटानगर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दिसपुर होगा। फिर आपको अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी नहीं होगा, क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो जाएगा। और हमारा
ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 27, नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? नाथुला दर्रा की अगर हम बात करें तो यह सिक्किम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत है, इस घाटी को जोड़ता है। यह दर्रा 14,260 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जब 1962 में 1962 में भारत और चीन के मध्य जो है लड़ाई लड़ी गई थी, युद्ध हुआ था, तो इसे साथियों क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। फिर 5 जुलाई 2006 को इसे दोबारा से यानी कि पूर्ण रूप से इसे शुरू कर दिया गया। यहाँ पे यह दर्रा जो है अब व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न संख्या 28, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कहाँ है? दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना की अगर बात करें इस बांध को, तो यह आपका तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। और अगर नदी की बात करें कि किस नदी पर स्थित है, तो यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में पड़ेगा और यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 29, किसी मरु क्षेत्र में, प्रश्न को पढ़ेंगे, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि मिट्टी का कटाव को कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात तो पेड़ लगाया जाएगा, और इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सीधे सीधे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 30, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? यह 2011 के जनगणना के लिहाज से पूछा गया है। इसके अनुसार जो है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे घनी आबादी बसती है। प्रश्न संख्या 31, और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 2011 के जनगणना के अनुसार वहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वह निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 31, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण का कहने का मतलब क्या हुआ? वैश्वीकरण कहने का अर्थ है कि जो भी क्षेत्र में जो घटनाएं होती है, जो भी किसी भी तरीके का वस्तुओं से संबंधित हो, उसका विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो है कन्वर्सेशन, वही आपका वैश्वीकरण होता है। अगर दो शब्दों में अगर बात करें तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं का विश्व के स्तर पर रूपांतरण। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। प्रश्न संख्या 32, और यहाँ के पर इसका आंसर की अगर बात करें तो अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, तो यह नहीं होगा। कानून में ढील देना, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आयात निर्यात पर अंकुश लगाना कोई नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 32, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इस पे किसका हस्ताक्षर होता है? सबसे पहले अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार, और इस पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। अगर जानते होंगे तो एग्जामिनेशन में साथियों प्रश्न कई बार आ चुका है। 1 रुपये की अगर नोट की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और वित्त सचिव का इस पे हस्ताक्षर होता है। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देशों में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? देखिए 2000 में जो पानी का आपूर्ति किया गया था, उसके लिए जो निजीकरण है इसके विरुद्ध जो है पानी का युद्ध किया गया था। तो यह युद्ध हुआ था बोलीविया, है ना, दक्षिण अमेरिकी देश की अगर बात करें तो यह युद्ध बोलीविया में हुआ था। बोलीविया के कोचाबाबा में यह युद्ध हुआ था 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण संबंधी मुद्दों के लेकर। प्रश्न संख्या 34,
34 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं कि निम्न में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। निगेटिव जो है, निगेटिव इंडिपेंडेंसी है ना, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता, इसके प्रतिपादक की अगर बात करें तो यह हो जाएंगे आइजिया बर्लिन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसे प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अनुयायी यानी कि इसके फॉलोअर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं। यह उत्सव संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसका आरंभ 1948 से शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 36, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं हैं। अजंता गुफाएं कहाँ हैं। तो यह आपका महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे इस अजंता गुफा की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वह चित्र है, शिल्पकारी है और यहाँ पे उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलेंगे। सन 1983 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और यह जो है, यह गुफा जो है वह सातवाहन वंश के दौरान बनी थी। जब सातवाहन वंश का शासन था, सातवाहन वंश का पीरियड था, टाइम ऑफ पीरियड जो रूल करने का, उस दौरान जो है इसका, इस अजंता की गुफा का निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 37, अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो यह हो जाएगा आपका कॉचनील कीट। कॉचनील कीट अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाला यह कीट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और हम बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो यह कोशिका भित्ति जो की अगर बात करें तो यह पौधों में होता है, पौधों में होता है, जबकि पशुओं में, मानवों में यह सब नहीं होता है। सेल वॉल इसे कहते हैं साथियों। और यह सेल वॉल जो है वह मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है। जैसे अगर आप पेड़ देखते होइएगा, यह मान लेते हैं कि यह पेड़ है, यह अगर पेड़ है तो इसमें इसके बीच के जो है यह पूरा पार्ट, इसके बाद यह सेल वॉल होता है, यह इसको स्ट्रक्चर देता है खड़ा रहने पर, है ना। इसके बीच में आप देखते होइएगा, आप सारिल कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो यह इसका जो है हार्ड पार्ट होता है। प्रश्न संख्या 39, एंजाइम मदद करता है। तो एंजाइम का काम होता है भोजन को पचाना। वैसे तो पाचन का कार्य जो है वह मुंह से ही प्रारंभ होता है और अधिकांश पाचन का कार्य आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत की बात करें तो यह पानी का अवशोषण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम भोजन पचाने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी। सामान्य श्वास दर क्या है, यानी कि 1 मिनट में कि कोई भी व्यक्ति नॉर्मलता जो स्वस्थ इंसान है वह कितनी बार सांस लेता है। तो यह लिया जाता है 12 से 16 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 12 से 16 बार एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा जो है वह श्वसन का कार्य निष्पादित होता है। प्रश्न संख्या 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है। तो यह है आपका तिल्ली, जिसे आप स्प्लीन कहते हैं। रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इसकी मृत्यु यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसकी मृत्यु यहीं पे होती है स्प्लीन में यानी कि प्लीहा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तिल्ली। प्रश्न संख्या 42, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु यह नर प्रजनन तंत्र है, जबकि अंडवाहिका शुक्राशय तो फिर आ गया पुरुष से और शुक्राणु पुरुष से आ गया। विषण, अंडवाहिका और प्रोस्टेट ग्रंथि तो यह भी आपका इसमें आपका मेल से संबंधित है ना। लेकिन यहाँ पे अंडवाहिका आ गए तो फिर फीमेल का भी पार्ट आ गया, लेकिन यह पूरा का पूरा मेल से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लास्ट नंबर ऑप्शन
तो यह साथियों शुक्राशय इसमें भी है, तो यह मेल का है, गर्भाशय फीमेल का, टेस्टोस्टेरोन मेल का, तो सब मिला जुला है। जबकि आपका सॉलिड जो है ऑप्शन नंबर ए, यह पूरा का पूरा क्या है, नर प्रजनन तंत्र का भाग है। प्रश्न संख्या 43, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है UAA और UGA भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अंतिम चरण है जिसके दौरान प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह बंद हो जाती है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो आप सुनते होंगे सिनकोना की छाल से जो है वह मलेरिया का जो है मेडिसिन या अन्य दवाई भी तैयार की जाती है। यह दक्षिण अमेरिका में यह इस टाइप का पेड़ जो है वह पाया जाता है, सिनकोना। इस सिनकोना पौधे की छाल से जो है दवाई, मलेरिया के बुखार से संबंधित जो है दवा और कुछ अन्य दवाएं भी इससे तैयार की जाती है। प्रश्न संख्या 45, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग का उत्पादन परागकोश में होता है, ऑप्शन नंबर सी। परागकोश पुंकेसर की एक द्विपालिक रचना को कहा जाता है। इसमें 4 कोष्ठ होती हैं जिसे परागपुट कहेंगे। प्रश्न संख्या 46, लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है दूध से दही जमाना, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47, संगठन का उच्चतम स्तर क्या होता है? उच्चतम स्तर जैव मंडल होता है। पृथ्वी के धरातल से लेकर बहिर्मंडल की अगर बात करें, बहिर्मंडल वातावरण को जैव मंडल कहा जाता है। और इस जैव मंडल के 3 मंडल सम्मिलित होते हैं इस जैव मंडल में। एक आपका स्थल मंडल होता है, दूसरा वायुमंडल होता है और तीसरा आपका जल मंडल होता है। प्रश्न संख्या 48, आवेग का अविमीय सूत्र क्या होता है? आवेग का अविमीय सूत्र जो है वो हो जाता है F×T। अगर आप इसे तोड़ेंगे, छोटा करेंगे तो mLT⁻⁻1। यह किसका होता है? आवेग का अविमीय सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 में कह रहा है कि यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? अब 1 किलोमीटर आप तैरिएगा तो कैसे तैरिएगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर की लंबाई कितना हो जाता है आपका? 0.6214 मील। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी 0.62। 0.62 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 50, न्यूटन के पहले सिद्धांत यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको क्या कहते हैं? तो इसे आप सभी जानते हैं, इसे जड़त्व का सिद्धांत अथवा जड़ता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जब कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में रहेगा तो विराम अवस्था में रहना चाहेगा, अगर वह गति में रहेगा तो गति में ही रहना चाहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अचानक से रेलगाड़ी चलेगी तो वो अभी तो वो रेस्ट में है, तो फिर वह गति में आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, आगे की ओर वो या पीछे की ओर क्या करेगा। इस अवस्था में अगर गाड़ी चलेगा, रेल अचानक से खुलेगी तो वो पीछे की ओर गिरने लगेगा। तो यह साथियों न्यूटन के प्रथम गति का नियम है जिसे फर्स्ट लॉ कहा जाता है, जड़त्व का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 51, कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मोटर। इसमें करंट आता है और यह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 52, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में जो ध्वनि है वह कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 53, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? किसके समान जो है वह घटता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान? ग्रेविटेशनल की अगर बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊंचाई। पृथ्वी की ओर जब गिरती हुई अथवा पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु को के गति को गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। गुरुत्वाधीन गति के समीकरण लिखते समय त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी लिखा जाता है और इसका मान जो है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? यहाँ पे
ऑप्शंस दिए गए हैं 4, पूछा गया है कि मलेरिया परजीवी इसमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी होता है और मलेरिया रोग जो है वह मादा एनोफ्लीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और यह आभासी होगा और वस्तु के साइज का होगा, आकार में वस्तु के आकार का होगा और दर्पण के समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। प्रश्न संख्या 56 वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है। तो वैद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम है। प्रतिरोध की छोटी इकाई माइक्रो ओम तथा मिली ओम है। प्रतिरोध को बड़ी इकाई की अगर बात करें, प्रतिरोध की बड़ी इकाई की, तो उसका नाम मेगा ओम पड़ता है अथवा किलो ओम पड़ता है। वैसे इसका एक लाइन में आंसर की अगर बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ऐसे ही आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 57 स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबर का किससे संबंध है। तो रबर का आपका प्रत्यास्था से संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 58 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जाएगी। तो इसके लिए एक टेस्ट की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, गैस में जलता हुआ कागज़ डालकर। तो इससे आपका गैस के क्वालिटी O2 है, CO2 है, H2 है या N2 है, यह पहचानने में परीक्षण करने में मदद नहीं मिलेगी, तो यह गलत हो जाएगा। गैसों में जलता हुआ मैग्नीशियम नहीं, ये भी गलत हो गया। चूने के पानी से गैस को गुजार कर, साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कोई मेथड से जो है इसका परीक्षण नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 59 भारी जल का अनुभार क्या होता है। भारी जल का अनुभार है 20, ऑप्शन नंबर 20। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि साथियों D2O के नाम से जानते हैं। और भारी जल का अनुभार की अगर बात करेंगे, इसका अनुभार जो है वह 2 × 2 + 16 होता है, जो कि आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर D जो है वो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है। प्रश्न संख्या 60 निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा आपका क्लोरीन का परमाणु त्रिज्या होता है, जो कि 175 pm होता है। परमाणु संख्या की अगर बात करें इसकी, तो परमाणु संख्या इसकी 19 है। और त्रिज्या की अगर बात करें रेडियस की, तो इसकी परमाणु त्रिज्या 175 pm होती है। प्रश्न संख्या 61 इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है अथवा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य अपघटक कौन सा है, यानी कि कांच बनाने में किस मुख्य अपघटक का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो कांच के निर्माण में सिलिका का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और यह जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में एवं सिलिकेट यौगिक के रूप में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 63 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर का अगर बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है यूज अगर देखते हुए कहीं कहीं पानी क्या हो जाता है गंदा होता है, तो उसको साफ़ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि पेयजल को स्वच्छ करने के लिए, कीटाणु रहित बनाने के लिए इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है। इसमें ZnCO3 मौजूद होता है, जिसे आप जिंक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक ऑक्साइड है ना, अथवा साथियों जिंसाइट भी इसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है
कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को पेंसिल में क्यों प्रयोग किया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह मुलायम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट की परत संरचना होती है और प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं अथवा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 66, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा आपका योगात्मक बहुलक हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पीवीसी। पीवीसी एक योगात्मक बहुलक है। योगात्मक या यौगज बहुलक जब बहुलक की क्रिया में छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलकों का निर्माण करते हैं, परंतु अन्य छोटे अणु जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, CO2H5 और OH यह जो है बाहर नहीं निकलते, तो इस क्रिया को योगात्मक बहुलक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो यह आज़ाद हिंद फौज में माधवी देवी ऑप्शन नंबर ए माधुरी देवी जो है वह आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होने वाली महिला बनी थी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। प्रश्न संख्या 68, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इनको आरक्षण दिया गया था 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 69, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCCC इसकी मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी किया जाएगा। इस मेजबानी को साथियों किसने इस बोली लगा के जीता है? तो UAE ने जीता है और UAE के द्वारा जो है वह WCC की मेजबानी की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 70, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता जो है वह अजय लांबा के द्वारा किया जाएगा। मणिपुर में हुई हिंसा के लिए एक जांच का आयोग का गठन किया गया है और इस आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के द्वारा इसका जो है अध्यक्षता किया जाएगा। इसका मेन कहिए तो संचालन ही किया जाएगा। प्रश्न संख्या 71, सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रोसेस को विनिवेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया है उसी को विनिवेश भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 72, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? वैसी वह भारतीय महिला जिसने पहली बार बुकर पुरस्कार जीता है, यानी कि भारत की तरफ से ही वह पहली महिला जो कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है, तो यह हो जाएगी अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 73, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो उनके द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1984 से एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था? तो इसका नाम है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसके जो एक बोलते हैं कि इसका अभिकल्पित जो है गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार जो है वह जो है जॉर्ज विंटेट हुआ करता था। जॉर्ज विंटेट जो है इसके शिल्पकार के वास्तुकार थे। यह वास्तुकार थे जॉर्ज विंटेट। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है जो कि भारत का प्रवेश द्वार है। प्रश्न संख्या 75,
नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो नादिर शाह के द्वारा 1739 में जो है वह दिल्ली पर हमला किया गया था और पूरा जो है वह लूटपाट मचाया गया था नादिर शाह के द्वारा। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 76, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं जो है वह आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा और इसे यूनेस्को के द्वारा अब विश्व विरासत सूची में 1983 में सम्मिलित किया गया था। प्रश्न संख्या 77, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम था सुमित्रा महाजन। ऑप्शन नंबर डी। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वह ओम बिरला है। ओम बिरला जो है वर्तमान अध्यक्ष है और पूछा जाएगा तो यह किसवीं चल रही है? 17वीं जो है वह लोकसभा चल रही है। यह जो है आपका 17वीं लोकसभा है। प्रश्न संख्या 78, भारत में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इसके द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं। तो जब साथियों भारत के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्तुत पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति का अनुमोदन हो जाता है, राष्ट्रपति इस पे जो है सहमति व्यक्त कर देते हैं, साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं साथियों, इसके बाद जो है यह लागू हो जाते हैं। तो हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 79, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए एज क्राइटेरिया 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? अब देखिए उससे जो है काकोरी ट्रेन कांड जो है सबसे पहले तो इसका नाम यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चेंज करके काकोरी जो है वह डकैती नहीं कहा गया है, काकोरी षड्यंत्र नहीं कहा गया है, उसका नाम जो है चेंज करके काकोरी कार्रवाई का कर दिया गया था। ठीक है, इस काकोरी कांड में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां सम्मिलित थे, जबकि भगत सिंह का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी चूँकि पूछा गया है कि इसका संबंध नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। यह काकोरी रेलगाड़ी जो घटना थी यह आपका 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक एक गांव में एक जगह पर, जो कि सरकारी खजाना था, जो ब्रिटिश सरकारी खजाना था, उस मालगाड़ी को लूट लिया गया था। प्रश्न संख्या 81, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, कब हुई थी? तो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और WTO के महानिदेशक डॉक्टर नोगोजी ओंकोजो इवेला है, जो कि वर्तमान समय में WTA के महानिदेशक है पीटर सदरलैंड। अगर बात करें साथियों वर्तमान की तो यह जो है पीटर जो है सदरलैंड हो जाएंगे। WTO के पहले महानिदेशक की अगर बात करें तो पीटर सदरलैंड और वर्तमान की बात करें तो डॉक्टर नोगोजी ओकोंजो इवेला है। वर्तमान और पहले याद रखेंगे, वर्तमान में नोकोजी ओंकोजो, नाम भी अजीब है, नोगोजी ओंकोजो इवेला, यह वर्तमान में है। और अगर पहले की अगर बात करें तो पहला है पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड जो है वह पहले जो है इसके पहले महानिदेशक थे। प्रश्न संख्या 82, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो यह साथियों रूस, जॉर्जिया और मालदीव USSR का सदस्य था, जबकि फिनलैंड इसमें सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। USSR में कुल 15 सोवियत संघों का यह सदस्य था, यह गुट था, यह साथियों एक यूनियन हुआ करता था कुल 15 सोवियत संघों का, जिसमें आपका एक अर्मीनिया था, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लताविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान सहित साथियों यह 15
सोवियत संघों का यह यूनियन हुआ करता था। इसमें आपका फिनलैंड सम्मिलित नहीं था। प्रश्न संख्या 83 निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में पड़ता है साथियों। उड़ीसा की अगर बात करें तो इसमें जो कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। 1236 से 1264 में इसका निर्माण गंग वंश के राजा नृसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था इसे याद रखेंगे, 1236 से 1264 में। और यह जो है लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट से निर्मित है और इसकी निर्माण जो है 1984 में कराया गया था। 1984 में। प्रश्न संख्या 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इस डैश में स्थापित किया गया था। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की अगर बात करें तो यह 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो इसका देखिए इंफॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना, है ना, सूचना देना। इस बात को समझेंगे तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। स्थापना 1976 में की गई और मुख्यालय इसका जो है वह आपका न्यू दिल्ली में पड़ता है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 85 सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 1955 यानी कि 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया था। 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया था। और 1979 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इसको 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था इसे। साथियों यह सेट आपका 9 जो है आरबीडी पब्लिकेशन खान सर का सेट नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। फिर साथियों अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें सेट नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं। और आप में से कुछ साथियों का कमेंट आया है कि सर आप रीजनिंग को आप सेपरेट कीजिए, यानी कि रीजनिंग मैथ को एक साथ ना करें, रीजनिंग का सेपरेट क्लास रखें। तो इसका भी साथियों प्रयास किया जाएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। किसी भी तरीके की साथियों अगर किसी भी सॉल्यूशन में आपको मिस्टेक नज़र आए, एरर समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करें। इससे मुझे मदद मिलेगी ताकि आप लोग को भी बेहतर नॉलेज मिल पाएगी। एग्जामिनेशन में साथियों एक एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण होता है, तो अवॉइड नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें। किसी भी तरीके का एरर त्रुटि पाया जाए तो ज़रूर कमेंट करेंगे। और आपका कोई भी सुझाव जो है मैं स्किप नहीं करता, प्रत्येक सुझाव पर जो है मेरी निगाहें होती है ताकि उससे मुझे मदद मिले, मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। साथियों आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम लोग पूरे जितने भी सेट आएंगे उन तमाम सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।